अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर हम तमाम हालात और वाक़यात और आज के जो कलीदी मौज़ूआत हैं उनके साथ आपके सामने हाजिर हैं। पहले नंबर पे जो हम टेबल करने लगे हैं नाजरीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने आज खासा मसरूफ़ दिन गुजारा है खैबर पख्तूनख्वा में। उनमें से एक उनकी जो एक्टिविटी थी जहाँ पर उन्होंने वैसे तो उन्होंने काफ़ी जगहों पर, जहाँ दीगर भी जगहों पर वो गए तो उन्होंने इज़हार ख्याल किया, लेकिन बिलखुसूस जो नौशहरा में उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो निचले तबके के लिए आसान शराइत पर घरों की एक स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया है, उसके हवाले से उन्होंने जब तकरीब से खिताब किया, क्या क्या उसके नुकात थे, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले इसका जो प्राइमरी सवाल है नाजरीन, वो मुलाहिजा कर लें और फिर उसके बाद मजीद इस पर बात करते हैं। जी नाजरीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत ये एक और तौर पर ये जो हाउसिंग सेक्टर है ओवरऑल, जिसको एक एलाइड सेक्टर भी कहा जाता है, उसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि ये पूरी एलाइड इंडस्ट्रीज या ये तमाम सनतें चल पाएं और प्राइमरीली ये कि आवाम के लिए जो एक लग्जरी के तौर पर सोचा जाता है कि अपना घर हो, वो चीज एक प्राइमरी नेसेसिटी के तौर पर देखी जाए और वो लग्जरी लोगों के लिए ना रहे। तो इसका जो फोकल पॉइंट है वो तो यकीनन ये है, इस पूरी चीज का जो एसेंस है वो ये है। लेकिन अपना इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जो कानून है, कानून से कोई बालातर नहीं है, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की बात आती है तो सिस्टम में एक बिल्ट इन इनर्शिया नजर आता है, एक बिल्ट इन रेजिस्टेंस नजर आती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नाजरीन चीनी के हवाले से जो चीनी की कमीशन की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि जो उनको अपनी पार्टी की तरफ से एक रेजिस्टेंस या इनर्शिया का सामना है और अपने कुछ मेंबरान की तरफ से सामना है, उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा। दूसरे फिर उन्होंने अपोजिशन का भी इसी कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया कि पीडीएम को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया क्योंकि रूल ऑफ लॉ के तहत कोई भी नहीं चलना चाहता और अमीर और गरीब के लिए कानून अलग तस्वुर किए जाते हैं। नाज़रीन, एक तो बाय एंड लार्ज इस पूरे उनके जो इजहार ख्याल था इसके ऊपर भी बात करेंगे और जो हाउसिंग सेक्टर के लिए जो ये पर्टिकुलर इकदाम हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकायदा नाज़रीन, आगाज करते हुए यहाँ मेरे साथ पहले अपने टॉपिक पे हम लोग ये तमाम जो है वो पिवटल फोकस रखेंगे और फिर उसके बाद दीगर मौजूआत पे भी अगले दो जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पे हम बात करेंगे। आरिफ चौधरी साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, आप यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ फरमाए, हम आपकी रहनुमाई इन तमाम सवालात पे हासिल होगी। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपकी मौजूदगी, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाजरीन, बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, सीनियर रहनुमा हैं और बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम ऑन बोर्ड बैरिस्टर साहब। और नाजरीन, उस्मान सईद बसरा साहब हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी और गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव इन तमाम मौजूआत पे हम आपसे हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपको, आपका भी कि आपने हमें कंपनी किया। मैं आपकी तरफ शॉर्टली आती हूँ, लेकिन पहले सवाल पे नाजरीन अगर रुख कर लें, क्योंकि ये तमाम चीजें इस तरह से हैं कि हमने इस पर मजीद बात करनी है। उस्मान साहब, आपसे ही अगर बात का हम आगाज कर लें, बताइएगा ये जो पूरा एक हाउसिंग सेक्टर और फिर एलाइड इंडस्ट्रीज को चलाने का मंसूबा है ये कि इसका प्राइमरीली स्पीकिंग बैंक से बोरो करना है हुकूमत ने, 3 लाख तक की सब्सिडी भी एक घर पर दी जा रही है, लेकिन प्राइमरीली तो आपने जो बैंक्स हैं उनसे बोरो करना है, फिर उसके बाद जो कम कम इंटरेस्ट रेट पे ये जो बोरोइंग होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके लिए कवर अप करेगा। तो आपको लगता है कि हमारा जो मुआशी इस वक्त एक निज़ाम है या जो इस वक्त स्ट्रक्चर चला आ रहा है उसमें इतनी गुंजाइश है और ये कितना मंसूबा आप समझते हैं कि ये पाया तकमील तक पहुंच पाएगा? उस्मान साहब। आपको आवाज आ रही है माना? जी जी, यस प्लीज। अच्छा अच्छा माना, देखिए जब से हमारी हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर जो है उनका जो विजन है वो इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि वो मदीना की तर्ज पे पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी तामीर चाहते हैं। और जब हम मदीना की तर्ज की रियासत की बात करते हैं तो हमें अपने शहरियों के दुख दर्द में पहले से ज्यादा खड़ा होना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान भी पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हकूक की बात करता है, लेकिन रियासत मदीना में अपने जो लोगों का दुख दर्द है वो बांटना जो है वो ज्यादा रियासत की जिम्मेदारी है। और हमने जब अपना इंतखाबी नारा भी लेके आए कि हम एक बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान में पहली दफा इंतखाबी नारा ही नहीं लेके आए, अमली तौर पे भी लोगों को छत देंगे, घर देंगे, लेकिन इसके अंदर बेशुमार हर्डल्स थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमती लेवल के ऊपर, हुकूमत की सतह के ऊपर कभी भी इस तरह से बैंकिंग जो है उसके फाइनेंस नहीं किया गया है। लोगों को घर देने के वादे तो यहाँ पे किए गए, 70 की दहाई से ही पाकिस्तान के मासूम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान की सियासत में उलझा दिया गया और ना रोटी रही ना उनके तन पे कपड़ा रहा, तो मकान तो खैर उनको मिले ही नहीं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मुश्किलात को, इन तमाम बैरिकेड्स को अबूर किया प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने। इसके अंदर बेशुमार एक जो कानून साजी थी, रिक्वायर्ड थी, वो की, बैंक को एतमाद में लिया। और अब जैसे आप कह रही हैं कि ये इससे हमारी मुआशी, देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो है तरक्की याफ्ता जो जितनी भी मुआशियत है उसमें बिलखुसूस जो है ये इंतजाम किया जाता है कि आम आदमी की पहुंच में घर हो और वो लंबे अरसे की मॉर्टगेज के जरिए बैंक से लोन लेके घर ले सके। और बैंकिंग जो लोन है ये हाउसिंग सेक्टर के लिए ये दुनिया में ऑलमोस्ट। लेकिन सर आपने उस्मान साहब ये भी आपने कहा ना, आपने कहा कि वादे बहुत लोगों ने किए लेकिन असल में पाया तकमील तक किसी का नहीं पहुंचा, तो वो ऑपोजिशन भी आपके हवाले से यही बात करते हैं कि अभी भी घर और ये तमाम चीजें ये अभी भी एक प्लान है या मंसूबा है, इसकी रियलाइजेशन अभी दूर है। देखिए मोना, मसला ये है कि अपोजिशन की तो बात मैं इसलिए यहाँ पे करना नहीं चाह रहा हूँ कि अपोजिशन को संजीदा कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिसको यहाँ पे डिस्कस किया जाए। अपोजिशन का तो काम अब रह यही गया है कि वो इस तरह की बातें करें। आप मुझे बताइए कि एक आम घर बनाने के लिए 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का एवरेज जब आप अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में भी खड़ा करते हैं तो आपको 1.5 साल का अर्सा लगता है अगर आपके पास कैश इन हैंड हो, फ्लो के अंदर। सबसे पहले जब हमारी हुकूमत आई है हमने देखा यहाँ पे कोई कानून साजी नहीं थी, बैंक्स लोन देने को तैयार नहीं थे, बैंक के पास रीजनेबल गारंटीज नहीं थी, बहुत ज्यादा कानूनी उसके अंदर मुशगाफियां थी। उन सबको दूर किया, उसमें एक वक्त लगा। आप आज भी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, आपके सामने नौशहरा और वहां जाके इफ्ताह करके आए हैं, तामीर का इफ्ताह करके आए हैं, तामीर का इफ्ताह करके आए, मैं तीसरी दफा कह रहा हूँ तामीर का इफ्ताह करके आए हैं। ठीक है। अगले दिन लाहौर आए, यहाँ पे आए एलडीए के सस्ते घरों का जो लोगों के लिए, लाहौर के रहायशियों के लिए तामीर का इफ्ताह करके गए हैं। इस्लामाबाद के सबर्ब के अंदर तामीर का इफ्ताह कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये सियासी नारा था लेकिन अब ये अमल में ढल रहा है। और आप देखेंगे ये कोई नारा नहीं रहा जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, बल्कि वो इस्लामाबाद के आपको पता है सबर्ब में जो हुआ वहां पे तो घरों की चाबियां दी गई हैं, घर बना के दे दिए गए हैं। अब घर बहुत से जो इसमें हजारों यूनिट ऐसे हैं घरों के जो तामीर के आखिरी मराहिल के अंदर हैं। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले इसमें उस्मान साहब कितना और अरसा दरकार होगा कि अगर आप कह रहे हैं कि रियलाइजेशन बिल्कुल हो गई है, घरों की चाबियां तक दे दी गई हैं, तो ये बताइए इसमें कितना मजीद और अरसा दरकार होगा कि आप इसको एटलीस्ट टू अ गुड एक्सटेंट आप इसको कंसेप्चुअलाइज कर पाए? आप आने वाले 6 महीनों के अंदर आप देखेंगे। अच्छा, आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको ये जो तादाद है घरों की जो बन चुके होंगे ये आपको 5 लाख के इर्द गिर्द खड़ी नजर आएगी। और इसके दौरान मोना आप देखेंगे कि जो घरों के बनाने का जो ग्राउंड ब्रेकिंग है इसकी, वो भी कम से कम 5 के करीब चली जाएगी। और पाकिस्तान की तारीख में, और इससे हुआ क्या है, देखिए इससे हुआ यह है कि आपकी जो रियल एस्टेट है वो उठ गई है, आपकी जो एलाइड इंडस्ट्रीज है जैसे आपने बात की, वो तमाम की तमाम। पाकिस्तान का सीमेंट जो है उसकी तारीख में इतनी सेल नहीं हो रही फॉर द कंजम्पशन, नॉट फॉर द जो है आपकी संभालने के लिए या उसको वो इस्तेमाल हो रही है आपके कंजम्पशन के अंदर। स्टील की रिकॉर्ड सेल हो रही है कंजम्पशन के लिए। सही, राइट। तमाम चीजें इसमें, मजदूर जो है आम दिहाड़ीदार वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी जो जिंदगी में बेहतरी आ रही है। तो इसलिए एक बड़ा एक रेवोल्यूशनल एक प्रोसेस है जो शुरू किया गया है और अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है। आप इसको विटनेस कर रही हैं और अपोजिशन को भी चाहिए कि इस पे जिम्मेदारी का मुजाहरा करे कि पाकिस्तान के और अच्छी चीजों की तारीफ की जाए। अपोजिशन को चाहिए, मैं इसी नोट पे जरा ऑपोजिशन से भी पूछ लें कि वो कितना इसको होल हार्टेडली देखने को तैयार हैं। बैरिस्टर साहब फरमाइएगा, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। और रोटी कपड़ा मकान प्राइमरीली जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का नारा बहुत, बल्कि जैसे कहते हैं कि मशहूर जमाना, उनका नारा सबसे जो पॉपुलर उनका स्लोगन था वो था। तो अगर उसके तहत भी ये चीज है कि रोटी कपड़ा मकान, एटलीस्ट उनमें से मकान एक चीज है जो कि अभी तक लग्जरी समझी जाती है हमारे मुल्क में, बहुत के अपना घर किसी का हो, ज्यादातर लोग किराए के घरों पे रहने को मजबूर हैं। इसके बारे में बताइएगा कितना आप होल हार्टेडली इस चीज को देखते हैं कि एटलीस्ट यू नो द थॉट इज गुड। और ये भी एक और बता दे बात कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए सिस्टम का इनर्शिया, जिसकी बात वजीर आजम इमरान खान ने आज की, मतलब ये भी प्राइमरीली बात आप क्या समझते हैं कि ये बात ठीक है कि ये रूल ऑफ लॉ इसको इस्टेब्लिश करना, यकीनन पाकिस्तान में वाकई ये बात है कि अमीर और गरीब के लिए कवानीन अलग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। बहुत सारी बातें उस्मान सईद बसरा साहब ने की हैं और हक बजानिब हैं, क्योंकि जिस पाकिस्तान में वो रहते थे उसमें आप और हम तो रहते नहीं थे। क्योंकि जिस पाकिस्तान में हम और आप रहते थे या आरिफ चौधरी साहब बैठे हैं
उसमें हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी थी जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में बनी और हज़ारों लोगों को उन्होंने मॉर्गेज लोन्स दिए। हमें आज ये बताया जा रहा है कि सल्तनत न्याज़िया के दौरान आजकल मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू हो रही है, जबकि स्टेट बैंक जो है कई सालों से मॉर्गेज फाइनेंसिंग कर रहा है और उसका हुजम पे बात हो सकती है, लेकिन इस मुल्क में हो रही थी। अब वो कौन सी माफियाज हैं जिन्होंने इनको फाइनेंस किया और उनके लिए रियल एस्टेट के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में आश्कार होगा। हम्म। लेकिन जहां तक रोटी कपड़ा मकान पर इन्होंने तंजिया बात की, देखिए रोटी भी हमने दी, पकी पकाई रोटी से लेकर फार्मर्स को हमने जमीनें दी, हारियों को जमीनें दी, हमने लैंड रिफॉर्म्स किए। उसके बाद भुट्टो साहब ने 3 और 5 मरला स्कीम्स दी और लाखों की तादाद में पंजाब में किसी भी आप देहात में चले जाएं, हर देहात में मालिकाना हकूक पर जमीन दी, लोगों ने उस पर खुद छत बनाए, कईयों ने कर्जे लेकर बनाए। बड़ी अच्छी बात है। हमने तो ये सुना था कि सरकार बना के देगी, फिर एक पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, ये विफाकी हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नीचे है, ठीक है। हम्म। ये सालों साल से ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए लेबर जो आपकी मिनिस्ट्री है वो लेबर कॉलोनीज, ये जिन चाबियों की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में, ये लेबर कॉलोनीज के वो फ्लैट्स हैं जो माजी की हुकूमतों ने शुरू किए या सीडीए ने शुरू किए। तो हुकूमतें बनाती आई हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाउसिंग की डिमांड इतनी ज्यादा है मुल्क में कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट नहीं मैच कर सकते। आपने लोगों की कीमत खरीद जो है, पहले तो आपने उसको इंप्रूव करना था। आपकी हुकूमत ने आकर लोगों को 3 से 4 करोड़ लोगों को तो पॉवर्टी लाइन से नीचे ले गए। माशाल्लाह जो फैसला साजी की, जिस तरह रुपया गिराया गया जो आपको टेलीविजन पे गिरता हुआ नजर आया, जिस तरह स्टेट बैंक ने पॉलिसीज दी, जिस तरीके से बिजली के रेट बढ़ाए गए, जिस तरीके से तेल चीनी आटा माफिया जो काबीना में बैठा हुआ है आपने डाके डलवाए, तो अब गरीब आदमी जो है वो कर्जा तो लेता है रोटी खाने के लिए। ये पता सही है, नहीं कौन यानी से कि आप कह रहे पाकिस्तान हैं में रहते हैं कि वो कि कर्जा लेकिन लेगा, वो बैंक की किस्त देगा और वो उसके बाद इससे कोई जो है मईशत के घर पहिए पे बनाएगा। फर्क तो अभी पड़ेगा, तो ये उसके बात पास तो है दवाई खरीदने के कि जब भी ख्वाह दवाई आपकी आपकी हुकूमत हो या कोई और हो, नून लीग हो, विच एवर द गवर्नमेंट इज, जब भी हाउसिंग सेक्टर के लिए कोई इस तरह की स्कीम आती है तो उसमें हमने देखा है कि बेनिफिशियरी यकीनन बाय एंड लार्ज मईशत होती है, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं एलाइड इंडस्ट्रीज चल पड़ती हैं और जो सीमेंट सेल्स वगैरह का तस्करा कर रहे हैं उस पर आप क्या कहते हैं? वो तो एटलीस्ट इन आपको प्लेस है बताता कि हूँ। चलें। बड़ा मैं आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मैं बिल्कुल हम्म। बताता हूँ और कोशिश करूंगा। हम हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ के खिलाफ नहीं है, हम्म। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की लैंड के ऊपर सोसाइटियां काट कर और फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके, जैसे कपास का बेड़ा गर्क गन्ना लगाकर किया गया, अब आपकी ज़राई मईशत का बेड़ा गर्क करके आप पाकिस्तान और पंजाब के जिस जगह चले जाएं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं हो ठीक रही। है, अर्बन राइट। सेंटर्स भी हम्म। फैलते जा रहे हैं, आपकी फूड सिक्योरिटी सिक्योर नहीं हो रही। आप जरूर हाउसिंग को प्रमोट करें। सीमेंट सेल्स की बात कर रहे हैं, वो बड़ी है ना, क्योंकि पहले माइनस में चली गई, तो जब आप चीज आपने इकोनॉमी को जमीन दो -2 3 फ्लोर्स ले गए, उसके बाद कोरोना आ गया, तो उसकी हम्म। अब जब ग्रोथ होगी, जो अगर 0 पे भी आएगी या 0.5% भी ग्रोथ होगी तो आपको बहुत जबरदस्त लगेगी। बड़ी अच्छी बात है। मुल्क में डैम्स भी बनने शुरू हो गए हैं, वो भी एक वजह सीमेंट की ग्रोथ की। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो सीपैक में चल रहे थे उसकी वजह भी है और हाउसिंग सेक्टर भी है। लेकिन ये कह देना कि मदीना की रियासत बनने जा रही है, मदीना की रियासत तो चीनी नहीं पूरी कर पाई। मदीना की रियासत ने 8 रुपए की रोटी 25-30 ठीक रुपए है, की वो कर जो दी है। कुव्वते 8 रुपए खरीद बिजली का लोगों की यूनिट जो है वो बाइंग 40 पावर रुपए में का जो कर कमी दी है। हुई है, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। बातें नहीं है। आपने सवाल ये ये है उसकी फ्लिप कि साइड बताई है। आपकी जो पॉलिसीज हैं सही है, वो इस एंगल को इसके भी हमने बजाय देखना है। आएंगे चाबियां बांट के आप लोगों को मकरूज कर रहे हैं। आरिफ साहब की भी आपने जरा तो हम कहा बात था सुन ले, ताकि वक्त आरिफ आके साहब एक आपने बीच में ये तो नहीं हमें कहा था कि बैंक बनाएंगे और आप अपनी अपने बनाएंगे। व्यू बताएं कि आपने लोगों को 2-3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने तो रोजगार देना था। आपने ठीक है, 3 बाइंग करोड़ पावर लोगों की को बात है। मैं हैदर साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आरिफ साहब का रुख बेरोजगार करूं। कर आरिफ दिया। साहब, क्या ख्याल है आपका? दो हमारे पास एक मुनफरिद थॉट्स आई हैं, लेकिन हत्ता ये कि जो मईशत चलने की बात है वो एक ऐसी बात है जिसके ऊपर दोनों मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। घर बनाने का मंसूबा और जो रूल ऑफ लॉ का सर तस्करा था, ये मैंने वैसे बैरिस्टर साहब से भी सवाल पूछा था, आप भी एप्टली इसका जवाब दे पाएंगे हमें, कि रूल ऑफ लॉ इसको एस्टेब्लिश करना और सिस्टम का बिल्ट इन इनर्शिया जिसकी बात आज वजीर आजम कर रहे थे, कैसे ये चीज या इनर्शिया ये दूर होना, क्या ये बहुत लंबा सफर होगा हमारे लिए, या फिर हम कुछ ऐसे मेजर्स या इकदाम कर सकते हैं कि इसको हम स्पीड अप कर दें एटलीस्ट?
थैंक यू मोना। पहली बात तो ये है कि जो अच्छी बात कोई भी करे, अच्छा काम करे, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ये इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। इससे मईशत का पहिया चलेगा और हमें चाहिए कि इसको अप्रिशिएट करें। लेकिन जब हम बात करते हैं ना तारीख की, और उसमें ये कहते हैं कि तारीखी तौर पर पहली दफ़ा आपने ये कहा, उससे थोड़ा सा मामला अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नज़रअंदाज करना कि जिन्होंने वाकई वो मंसूबे शुरू किए जो आज तक शायद ही किसी ने किए हो और गरीब आदमी के लिए किए। मैं समझता हूँ कि उसके लिए आज अगर आज भी आप चले जाए, उनकी बाकियात अगर किसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो मंसूबे थे जो आम आदमी के लिए थे। और ख़ास तौर पर ये 5 मरला स्कीम जो उन्होंने शुरू की, ये और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से हमें उनके उस कंट्रीब्यूशन को कभी भी डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, उसे वहां से चले आगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज जो अर्ज करने वाली है वो ये कि जहां वो सिस्टम के इनर्शिया की बात करते हैं, हम जब किसी को मुंतखब करते हैं तो उसको हम महज एक ऐसा शख्स नहीं बनाते कि जो आके हमें खराबियां बताए, क्योंकि खराबियां तो वो उससे बताई होती हैं, इसी वजह से हम उसे मुंतखब कर लेते हैं। जब वो मुंतखब हो जाता है तो उसके बाद उसका काम यह है कि उन खराबियों को दूर करने के लिए कोई लाया अमल दे। और वो लाया अमल जो है वो हमें चाहिए कि हमारे सामने आए कि ये महज इनर्शिया जो है इन बातों से खत्म हो जाएगा। क्या ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, और क्या शख्सियात के बदलने से चीजें बदल जाती है, या उसके लिए आपको कोई सिस्टम इन प्लेस करना पड़ता है। आज तक हम मुंतजर हैं उसी बात के जिस वादे पे हमने वोट दिए थे कि जनाब आपने हमें सुना था और लोगों ने बताया भी था कि आपने वहाँ KPK में एक अच्छा निज़ाम लाया है, पुलिस का बहुत अच्छा सिस्टम आया है। तो उसी तरह का रेप्लिका हम पंजाब में भी देखना चाहते थे, मरकज में भी देखना चाहते थे। हमारे साथ अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की गई, हमें कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया जिससे हम ये समझ सके कि ये जो इनर्शिया है इसको खत्म लेकिन करने सर आपका क्या ख्याल है? आप कह रहे हैं कि सॉल्यूशन सामने नहीं है, प्रॉब्लम की बार बार निशानदेही की जा रही है, आपके नजर में इसका क्या हल है? इसका सबसे पहला हल ये है कि इस वक्त रेवोल्यूशनाइज किया जाए लॉज को, और लॉज इफेक्टिव बनाया जाए। सबसे पहले तो पुलिस का सिस्टम, उसको दुरुस्त करने के लिए। दूसरा यह है कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेकर जजेस की तैनाती का तरीकेकार उसे और जजेस की तादाद में इजाफा करने का, और फिर प्रोसिक्यूटर प्रॉपर्ली जितने आपको चाहिए। यानी हैदर जमान साहब और उस्मान बसरा साहब दोनों जानते हैं कि आपके यहाँ इस्लामाबाद के अंदर हालत यह है कि आप इंसाफ का निजाम किसी को क्या देंगे। वहां अदालतें गिरी पड़ी हैं, वहां आपके चेंबर्स गिरे पड़े हैं, ना वकला के लिए जगह है ना जजेस के लिए जगह है। तो सर इंक्रोचमेंट तो ना हो ना फिर? मैं इंक्रोचमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं समझता हूं कि आपको, मैं तो सिस्टम की बात करता हूं कि अगर सिस्टम आपने इन प्लेस करना है तो आप प्रोसिक्यूशन ब्रांच ही कम से कम ले आए इस्लामाबाद में। इतना अरसा हो गया प्रोसिक्यूशन ब्रांच। अच्छा सर, ये इतना और फरमा दें, ये एग्जीक्यूटिव डोमेन है या जुडिशरी का डोमेन है? नहीं नहीं, ये प्रोसिक्यूटर लाना तो एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, अदालतें देना एग्जीक्यूटिव का डोमेन है। लेकिन हाँ, जुडिशियल रिफॉर्म करना एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, क्योंकि आप जब पार्लियामेंट के अंदर ये सारी चीजें, जो जुडिशरी है उसका काम रिफॉर्म्स करना नहीं है। जुडिशरी ने तो जिस तरह के जजेस आप बनाएंगे और जजेस को बनाने का तरीकेकार वो भी पार्लियामेंट ने तय करना है। आप अगर पुलिस रिफॉर्म्स को भी अपने उस विजन के मुताबिक जिसकी आप बात करते हैं, अगर उसके मुताबिक पुलिस रिफॉर्म्स आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये जो थाना कल्चर जिसका जिक्र हम हमेशा सुनते हैं, और फिर जब नया दौर आता है तो वही का वही कायम होता है। आज मुझे कोई प्रोसिक्यूशन जो एटलीस्ट पुलिस रिफॉर्म्स जरा बराबर आप फर्क नहीं मुझे दिखा सकते कि पहले की पुलिस और आज की पुलिस में कोई फर्क आया हो, तारा कल्चर बदला हो। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप हमें महज ये मुजदा जहां फजा ना सुनाएं, बल्कि अमली तौर पर इसके लिए कोई इकदाम करें ताकि कौम को नजर आए। ठीक है नाजरीन, टॉपिक दूसरा हम अपना स्विच करते हैं क्विकली राइट अवे, और फिर इसी के कंटिन्यूटी में ही वैसे वो उसी बात का तसलसल नजर आ रहा है कि चीनी के हवाले से नाजरीन, जो चीनी का बहरान और
फिर उसकी कीमत पर कंट्रोल करना, उसके मुनाफाखोरों को चीनी के पकड़ना, होर्डर्स को पकड़ना, माह रमज़ान के महीने में ये तमाम चीज़ें मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ चेक एंड बैलेंस कैसे कायम करना है, इसके ऊपर बाय एंड लार्ज हमें बात करनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में जो शुगर मिल मालिकान है, हम तमाम को पता है कि वो मजीद अब इसलिए उन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया है कि उनको 80 रुपए पर केजी चीनी बेचने पर जो है वो कह रहे हैं कि हमें जी मजबूर किया जा रहा है और ये गलत है। अलबत्ता ये कि हुकूमत ने जो निर्ख अपने फिक्स किए हैं, उनका ख्याल ये है कि इसके अंदर मुनाफा जो जायज़ है वो उनको मिलता है। तो इस पे कहाँ पर अब बीच में इसका जो एक करेक्टिवनेस है वो इसकी मौजूद है। दूसरा ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी बड़ा उन्होंने सख्ती से ऑब्जर्व किया कि सस्ती चीनी के लिए जो रमज़ान बाजारों में कतारें लंबी लगी हुई हैं, तो उसका भी कोई हल किया जाए। यकीनन इसका हल ये है कि चीनी हर जगह पर यूनिफॉर्म रेट्स पर और सस्ते दामों पर मैसर हो और लोगों की खरीद के अंदर अंदर हो। ऐसे में अगर अक्रॉस द बोर्ड FIA भी एक्शन कर रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अपने भी जो रुफका हैं करीबी, उनके भी नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, सवालात पूछे जा रहे हैं, तो फिर क्या इसी के जरिए ये जखीरा अंदोजी रोकी जा सकेगी या नहीं? इसका जो मोन्टाज है या इसका जो सवाल है, पहले वो मुलाहिजा कर लें, फिर हम पैनल का रुख करते हैं इस सवाल के साथ। जी नाजरीन, ये जिम्मेदारी आया इस दफ़ा कहाँ फिक्स होनी है और कैसे फिक्स होनी है, इसके ऊपर बात करते हैं। आई थिंक इस पे पहले हैदर साहब का इस पे टेक आ जाए। हैदर साहब, आप बताइएगा व्हाट्स योर व्यू, अगर चीनी के खिलाफ या जो एक क्रैकडाउन है हम इन तमाम मुनाफाखोरों के खिलाफ करना चाहते हैं, अक्रॉस द बोर्ड हो, ये तो बात ठीक है, अलॉन्ग पार्टी लाइंस इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज करी जा रही है, फिर ये जो शुगर मिल्स मालिकान है, आपने देखा है कि इन्होंने कोर्ट का रुख किया है, इससे पहले भी ये लोग कोर्ट में मुतअद्दिद मरतबा इस हवाले से जा चुके हैं, तो फिर कैसे ये जो रूल ऑफ लॉ और ये तमाम चीजें हम कैसे एस्टैब्लिश कर पाएंगे? देखिए मोना, मैं आपके पहले सेगमेंट में क्योंकि थोड़ा साउंड का बाउंस बैक आ रहा था, मैं जो इनर्शिया का सवाल था सेगमेंट, उसको भी मैं टच करना चाहता था, लेकिन टाइम की कुछ कदरन थी, मैं वो भी करूंगा, इसके साथ ही उसको आंसर कर दूंगा। देखिए, जितने कार्टेल्स हैं, ये हुकूमत आई थी इस स्लोगन पे, जैसे आरिफ चौधरी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि ये सारे सुकम बताए गए थे हमें, ये सारी पुरानी बीमारियां, कैंसर पुराने पाकिस्तान की बताई गई थी, और इसी वजह से शायद इस हुकूमत को मैंडेट मिला या लाया गया या जैसे भी ये आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसमें से सारे जो माफियाज हैं, रियल एस्टेट माफिया हो, स्टॉक मार्केट माफिया हो, आपके दवाइयों की कंपनीज के माफिया हो, ऑयल मार्केटिंग के माफियाज हो, इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारे तो वजीर आजम के यार दोस्त हैं और उनकी काबीना में बैठे हैं और उनकी नाक के नीचे उन्होंने डाके डाले हैं। आटा चीनी रिपोर्ट ले लें, दवाइयों की रिपोर्ट ले लें, उन रिपोर्टों पे अमल दरामद करना तो दूर की बात है, बड़ी अच्छी बात है, रिपोर्टें बनवा ली, they look good in the aisles of history कि जी रिपोर्टें बनवाई थी। लेकिन सर वो चीनी की रिपोर्ट पे हो तो रहा है अमल दरामद, हम तो चीनी के स्पेसिफिक जो ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब ये है, पता तो तब चले ना कि वो कियानी साहब हैं जो दवाइयां लूट के खा गए, उनको आपने पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। और ये जो मिल मालकान गए हैं, खा वो चीनी वाले हों, खा किसी भी कार्टेलाइजेशन के खिलाफ, तो आपके पास कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आप उसको मजबूत करें। लेकिन जब आप अपनी पार्टी सर, के लोगों CCP ने भी तो एतराज उठाया है ना, ये जो चीनी की प्राइस को फिक्स किया है उसके ऊपर तो CCP ने भी एतराज उठा लिया है। मैं बता रहा हूँ तो हाउ टू गो अबाउट इट? ये तो बुरा आइडिया तो नहीं है कि चीनी के निर्ख फिक्स करना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। बादर्ज एहतराम, ये भगवान दास कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें, 2008-9 में आई थी, उसमें भी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, आरिफ चौधरी साहब, उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो बड़े सुओ मोटो लिया करते थे, उन्होंने भी कह दिया कि मेरे मुताबिक चीनी की ये कीमत होनी चाहिए। और भगवान दास कमीशन रिपोर्ट आई उसके बाद, और उन्होंने बताया कि अदालत ने जो कमीशन की चीनी की कीमत फिक्स की है ये गलत की है, इससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन हुई है। आज हाई कोर्ट ने अगर चीनी की कीमत फिक्स की है या हुकूमत ने फिक्स की है, ये गलत फिक्स की है। आपको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी होती है। जब आप मुल्क में स्टॉक्स मौजूद हैं उसको एक्सपोर्ट कर दें। और तो सर, ये फॉल्ट तो इन्हीं लोगों की हुई ना, ये कार्टेल्स की फॉल्ट है। आप इतना रेकन करते हैं कि ये कार्टेल्स की ही गलती है जिसकी वजह से फिक्सचर के बावजूद और हर चीज के बावजूद ये चीनी की कीमत काबू नहीं आ पा रही? देखिए बीबी,
कोई काम जो करता है, कोई शख्स कोई मिल लगाता है, कोई कारखाना लगाता है, वो सदका खैरात या ईदी के मॉडल पे नहीं लगाता। और कोई भी इंडस्ट्री हो, वो प्रॉफिट के लिए लगाते हैं और तो उन्होंने अपना सर प्रॉफिट प्रॉफिट की भी मैक्सिमाइज तो एक करना है। गुंजाइश होगी आप ना। मुझे ये बताइए हाँ। कि ये तो बाउंस बैक आ रहा है। मैं आपको ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये कंपटीशन कमीशन का और हुकूमत की कॉमर्स मिनिस्ट्री का, सूबाई हुकूमतों का, विफाकी हुकूमतों का काम होता है। आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं ये चीनी की प्राइस जो है ये नीचे आ सकती है। अगर आप दीदा दानिस्ता तौर पे इसको नहीं प्रोटेक्ट करना चाहते, आप टीसीपी को कहें कि 5 लाख या 10 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है इंपोर्ट करा के मार्केट में फ्लड कर दें, खुद ब खुद चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी। अगर सर कोई यही मैनिपुलेट कर यही रहा तो है। फॉर्मूला लेकिन इवन आप आपने देखा 500 था, जहांगीर तरीन साहब ने भी 500 दिया था। ब्यूरोक्रेट, आप 500 लेकिन फिर हमने ये बात की ना कि हम जो चीज इंडिजिनस बना रहे हैं, हम वो आया इंपोर्ट करके अपना इंपोर्ट बिल और क्यों बढ़ाएं। वजह देखनी ठीक है, होती है, सप्लाई एंड डिमांड को सो यू बैलेंस थिंक करना उनका होता है उनकी और गलती उसके नहीं है। बाद आपने जहां प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, इस तरह पर्चे करने से, लोगों को मिले बंद करने से ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है। आपको देखना है क्या क्रॉप पैटर्न हैदर ठीक है, साहब का क्या फार्मर को सही प्राइस मिल रही है, क्या मैनिपुलेशन सही है। शॉर्टेज की वजह से हो रही है, या कहीं पे हुकूमती डेटा गैदरिंग की वजह से हो रही है। तो मैं समझता हूं जहां जहां जिसका कसूर है उसको जरूर पकड़े, ठीक चाहे है वो हुकूमत में, चाहे ऑपोजिशन में, हैदर चाहे साहब, वो मुझे किसी इजाजत भी चीज दीजिएगा, मैं आगे बढ़ूं ताकि जिसका काम बाकियों है के भी उसको व्यूज इस पे आ करवाएगा। जाए। मैंने ना तीसरे अपने हाईकोर्ट का टॉपिक की काम तरफ है, भी जाना है ना आप तमाम ही के साथ। जो है ठीक है, किसी और का। अब कंपटीशन कमीशन को कहें तेल माफियाज को उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा, हाँ तेल माफिया हाँ, पे उस हमने पर भी बाय द रिपोर्ट वे आई बात करनी है। अगला हमारा मौजू यही है। प्लीज रिजर्व योर कमेंट्स फॉर ऑयल क्राइसिस और ये जो पेट्रोल क्राइसिस, इस पे भी हमने मजीद बात करनी है। उस्मान साहब आप बताइएगा, हैदर साहब का ख्याल ये है कि चलें अगर कोई अपना जायज मुनाफा ले रहा है तो कोई भी इंसान जो अपना बिजनेस सेटअप करता है या मिल लगाता है, उसका तो मकसद ही यही होता है। वैसे बाय द वे ये जहांगीर तरीन साहब का भी यही ख्याल था, उन्होंने भी यही तजवीज दी थी कि इंपोर्ट कर लें। लेकिन ये जो अक्रॉस द बोर्ड एक्शन है, ये होने के बावजूद भी सर ये सवाल आ रहा है कि आप अपनों के खिलाफ भी एक्शन कर रहे हैं, आपके अपने पार्टी से भी आवाजें आ रही हैं कि इसके अंदर इंटरवीन करें, और वो कह रहे हैं कि कोई इसमें कंस्पिरेसी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जो चीनी के निर्ख हैं वो काबू क्यों नहीं आ रहे? अच्छा मोना, मैं जरा क्विकली चाहूंगा कि इससे पहले चंद में बात हुई और उस पर मैं थोड़ा सा ऐड अप करना चाहूंगा कि दोनों हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि भुट्टो साहब की जो खिदमात हैं उसको आप एडमायर करें। कौन नहीं कर रहा, हम तो कह रहे हैं कि जी, HBFC के सेंस में जैसे उन्होंने लेकिन साथ में ये भी याद करवाएं कि उनको अल्लाह के हुजूर गए हुए आज को 34 साल हो गए। अब आपने कितनी देर भुट्टो साहब के कारनामे बेचने हैं भाई? अब आप मुझे बताइए कि मेरे भाई इतनी शद्दोमत के साथ गुफ्तगू करते हैं टेलीविजन पे, अच्छा पार्टी को डिफेंड करते हैं, लेकिन सिंध में कौन रोक रहा है कि जो स्कूलों के अंदर गधे बंधे हुए हैं उनको निकाल दें? हम तो नहीं रोक रहे ना। अगर मरकजी हुकूमत बिलफर्ज आप कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम तो बड़ी फ्लॉड गवर्नमेंट है ना जी, ओके जी, हमने आपकी इस आर्गुमेंट को बाय कर लिया। आपने सिंध के अंदर कौन सी तरक्की के चांद चढ़ा दिए हैं भाईजान? आप भुट्टो साहब तो नहीं कह गए थे कि स्कूलों के अंदर गधे बांध दें? भुट्टो साहब तो नहीं कह गए थे कि थर के अंदर भूख और अफलास से बच्चे मरते रहे तो आप कोई मसला नहीं ना? भुट्टो साहब कह गए थे कि WHO ने जब आपको एड्स की इमरजेंसी लगा दी तो उसके और कोई आपके कान पे जू नहीं रेंगनी चाहिए? क्या भुट्टो साहब कह गए थे कराची कचरा कुंडी बना दें? तो मेरा मतलब ये है कहने का कि जब हम अपने डिफेंड करते हैं तो एक हुकूमत है सिंध के अंदर, वहाँ भी एक हुकूमत है और एक पार्टी की हुकूमत है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें अपने कारनामे तो गिनवा दें। अब क्विकली आते चीनी की तरफ। देखिए, पाकिस्तान में पहली दफा इमरान खान की लीडरशिप के अंदर इस माफिया के ऊपर हाथ डाला गया है। और अगर ये चीनी यहाँ तो मसला है, चले हम कहते हैं जी मरकजी हुकूमत सिंध के अंदर 10 रुपए किलो बिक रही है क्या? इनकी हुकूमत के अंदर 140 रुपए किलो चीनी बिकती रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर, जब डॉलर कहीं 50 के पास घूमा करता था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ तब तो कभी किसी के कान पे जू नहीं रेंगी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह शुगर माफिया, जिसके ऊपर आप सब लोग मुत्तफिक हैं, इस पार्टिसिपेंट जितने भी हैं कि कार्टेल्स काम करते हैं, शुगर माफिया काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने उसके ऊपर क्रैकडाउन किया है। जारी बात जब आप माफिया के ऊपर क्रैकडाउन करते हैं तो वो आपके सामने खड़े होते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं। कुछ अरसे के लिए आपको उस मुश्किल से गुजरना पड़ता है, हम भी गुजर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन एक इसमें बड़ी जो सब्सटेंशियल गुफ्तगू है चीनी के मामले पे, तो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि हम किस किस्म की कज बहसी में उलझे रहते हैं कि हम कहते हैं कि चीनी की प्राइस जो है ना वो चली जाए 2018 से पहले की प्राइस पे, लेकिन गन्ना जिसे चीनी बनती है उसकी एक्सपोर्टिंग प्राइस थी पिछली हुकूमत के दौर में 140 रुपए। जरा आप सब उस पर भी रोशनी पर डाल दीजिए ना। आज चीनी की, आप गन्ने की एक्सपोर्टिंग प्राइस जो है वो 280 रुपए से शुरू होकर 320 रुपए पे जा रही है। यानी कि गन्ना जिसे चीनी बनती है उसकी एक्सपोर्टिंग प्राइस जो किसान को डायरेक्टली हम सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके सामने
2 गुना से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन चीनी की प्राइस वही रहे। मेरे ख्याल में चीनी पे बात करना, उसकी प्राइसिंग के इशू जो है वो फैशन का हिस्सा बन गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गन्ना जो है, गन्ने के ऊपर जो एक्सपोर्टिंग प्राइस है वो 140 से 320 पे आ गई, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, चीनी की प्राइस जो है वो 2018-17 वाली रहे। लेकिन आपका ये ख्याल है ना उस्मान साहब कि ये जो डीलर्स हैं बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस किस्म के क्राइसिस के, जो अभी तक आप कह रहे हैं कि काबू नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें रही हैं, इनमें जो अनाने हुकूमत में बैठने वाले खानदान हैं वो चीनी का काम करते रहे हैं। आज तक माफिया के खिलाफ, उनके खिलाफ कभी आज तक बताए ना, ये जो रिबेट लेते रहे हैं, ये जो रीइंबर्समेंट लेते रहे हैं चीनी बाहर भेजने की, कभी कभी हमने सुना था इसके ऊपर कभी किसी ने हाथ डाला है? इमरान खान की लीडरशिप के अंदर जो है वो चीनी माफिया के ऊपर हाथ डाला गया है। वो सारे यकजा हैं इसके खिलाफ, वो जारी बात है रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रजिस्ट कर नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में कंपटीशन कमीशन को पहले जब हमने फाल किया है, पाकिस्तान के अंदर चीनी के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हमने करवाई है, सट्टेबाजों के खिलाफ जो है वो मामला हमने किए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में हमको अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड करना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा से बैरिस्टर साहब की सामने अर्ज करूंगा, वो मेरे कानूनदान भी हैं, हम इकट्ठे एक बरादरी से भी ताल्लुक है। उस्मान साहब इजाजत दीजिएगा। चौके मारने की बजाय ये देखा करें कि वो सिंध में अपने कारनामे गिनवाएं कि सिंध में 18वीं तरमीम के बाद जब सही मानों में हम कुछ फैसलासाजी कर सकते हैं, तो हमने सिंध में ये करके दिखाया जो कभी नहीं हुआ था। लेकिन सिंध में ठीक है, आरिफ साहब से जरा मैं मांग लूं उनका व्यू, क्योंकि राइट ठीक है, आपने एट लेंथ बता दिया, आप कह रहे हैं कि ये तमाम जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर फिक्स होती है। आरिफ साहब, आपका क्या ख्याल है? अब हमें 2 मुनफरिद व्यूज मिले हैं, पहले आपकी बात भी आ जाए। और बाय द वे थैंक यू टू उस्मान सईद बसरा साहब के, उन्होंने हमारा साथ दिया था। अब हमारे साथ नाजरीन मैं बता दूं, तारुफ करा दूं, जमशेद इकबाल चीमा साहब यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, और पीटीआई को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे साथ हुकूमती पर्सपेक्टिव रखेंगे। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब आपकी तशरीफ आवरी का। आप आरिफ साहब, आप अपनी ये इस नुक्ते पे, इस मौजू पे अपनी बात मुकम्मल करें। बात यह है कि जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि कीमतें किस तरह फिक्स होती हैं, ये तो आप देखिए सरमायादाराना निजाम में कीमतें तो कार्टलाइजेशन के जरिए और मोनोपोली के जरिए ही होती है। ये मोनोपोलिस्ट जो हैं वो हर जगह मौजूद है। छोटी से छोटी चीज, इवन फ्रूट तक की कीमतें जो हैं वो वहाँ के जो लोग जितने बैठे हैं डील करने वाले, वो तय करते हैं। एक बात जिसकी तकलीफ होती है हमेशा, वो ये है कि गन्ने की जब आप शुगर की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मजलूम जो वो गन्ना पैदा करने वाला है वो है। इसी तरह जब गंदम की आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मजलूम किसान है। यानी जो पैदा करने वाला शख्स है उसकी तरफ ना किसी का ध्यान जाता है, ना उसकी अपनी कोई तंजीम इस तरह की मुअस्सर है जो उसकी रहनुमाई कर सके और उसे आगे उसका नुक्ता नजर पेश कर सके। तो मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी पाकिस्तान में ये जो इतनी ज्यादा जखीरा अंदोजी, इतनी ज्यादा कीमतों का बढ़ना है, इसमें बुनियादी तौर पर रोल उन्हीं माफियाज का है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि उसके रेट इतनी मजबूत हो कि कोई शख्स जखीरा दोजी ना कर सके। और अगर हुकूमत इस मामले में नाकाम रहती है तो मैं समझता हूँ, एक बात जाते जाते ये कर दूं कि इस लिहाज से इस हुकूमत को बिल्कुल क्रेडिट दे कि जो इन्होंने अपने लोगों को भी पकड़ा है, और अब अपोजिशन को भी चाहिए कि वो अप्रिशिएट करे। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम होता है कि अपने इतने बेनिफैक्टर जिनकी वजह से आप काफी हद तक आपका रास्ता आसान हो, अगर आप उनके ऊपर हाथ डालते हैं तो फिर हुकूमत को अप्रिशिएट करने की बजाय ये नहीं होना चाहिए कि आप अपोजिशन ये कहना शुरू और उनका साथ देना शुरू कर दे, क्योंकि ये बड़ा कड़ा इम्तिहान है उन लोगों के लिए जो अकाउंटेबिलिटी करने का नारा लगाते थे। हर कोई कहता था कि जी अक्रॉस द बोर्ड नजर नहीं आ रही। अगर अक्रॉस द बोर्ड वो करने लगे हैं तो देन हमें उनका इस मामले में साथ देना चाहिए। ठीक है नाजरीन, इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे क्योंकि तमाम व्यूज हमारे साथ हैं। वैसे बाय द वे जमशेद इकबाल चीमा साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इसी हवाले से वो अपनी पॉलिसीज वगैरह के हवाले से बता रहे हैं, उन कंसल्ट उनसे कर रहे हैं, तो इसलिए अगले सेगमेंट में बात करते हुए मुझे लगता है इट विल बी बेटर कि हम इसके ऊपर कुछ जरूर टच अप ऑन कर लें। लेकिन स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाजरीन, पेट्रोल क्राइसिस 2020 का पेट्रोल क्राइसिस, जब हमने देखा कि आलमी सतह पर पेट्रोल की, खाम तेल की कीमतें लोएस्ट एवर पर थी, और उस वक्त जब इस बेनिफिट को आम आवाम तक फॉरवर्ड करने की बात हुई तो हमने देखा कि पाकिस्तान में एक किल्लत का सा समा हो गया पेट्रोल के हवाले से, एक क्राइसिस पैदा हुआ। उसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी कॉल की गई, जो स्पेशल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर के नदीम बाबर साहब ऑन दिस एस्पेक्ट, तो उनको स्टेप डाउन करने के लिए भी कहा गया ताकि वो इंक्वायरी में किसी तरह से भी असरअंदाज ना हो पाए। अब नाजरीन बात ये की जा रही है कि इन तमाम
जो ये जो पेट्रोल क्राइसिस की रिपोर्ट थी इसको पब्लिक किया गया है। OMCs, ओगरा, इन तमाम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज दिस रिपोर्ट इज कंसर्न फिक्स की गई है। इस हवाले से नाजरीन पहले सवाल मुलायजा कर लें, फिर क्विकली हम लोग पैनल का रुख करते हैं। जी नाजरीन, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज OMCs वगैरह पे ही फिक्स होती है, ओगरा पे फिक्स होती है जैसे कि रिपोर्ट मजीद बता रही है? और अगर होती है तो इसके बाद अब हमारी तरफ से क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? आरिफ साहब पहले आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं जमशेद साहब की तरफ जाऊँ। जी, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि ये जिम्मेदारी बेसिकली उन्हीं पे है जिन्होंने जिनका काम है कीमतें फिक्स करना और जिनका काम है इन चीजों को कंट्रोल करना। ओगरा के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अगर देखें तो जिस अंदाज से ओगरा के साथ किया गया मामला अब तक, मैं ये समझता हूँ कि ये तो इदारा ओगरा जो है बनाया ही इसके लिए था कि शायद आप बदकिस्मती से एक इदारा नहीं बल्कि बहुत सारे इदारे जो बज़ाहिर जिनका नाम ये होता है कि उन्होंने किसी चीज़ को कंट्रोल करना होता है और वो कंट्रोल इसलिए करना होता है कि अवामुन नास जो है उसके फायदे के लिए कुछ कर सके, कीमतों को कंट्रोल कर सके, कार्टलाइजेशन को रोक सके, मोनोपोलाइजेशन को रोक सके, कंपटीशन को ज्यादा साफ और शफाफ और फ्री कर सके। वो इस अंदाज में साथ शामिल हो जाते हैं, हैंड्स इन ग्लव हो जाते हैं कि जिसकी वजह से चीजें जो है वो हाथ से और कंट्रोल से बाहर चली जाती है। ये सवाल हमेशा लोगों के ज़हन में तिश्ना रहेगा कि जब पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कीमतें इतनी कम थी, पाकिस्तान में कीमतें उसके मुताबिक क्यों नहीं की गई? और जब अब वक्त आया है सर की गई, लेकिन फिर उसकी वजह से किल्लत हो गई, एक मतलब मसनूई बहरान की जिन लोगों ने पैदा की, जिन लोगों ने बहरान पैदा किया, जाहिर है वो वही थे या जिनके पास पेट्रोल था या जो उसको रेगुलेट करने वाले थे। तो जाहिर है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, अब यही बात मैं समझता हूं कि इम्तिहान फिर गवर्नमेंट का फिर यह है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा किसी को ये जरूरत ना हो। और एक आध स्पेशल असिस्टेंट के रिमूव करने से तो मामला नहीं होता। मामला तो तब होगा कि जिसे निशाने इबरत का लफ्ज हमने सुना है, अभी तक किसी को हमने निशाने इबरत बनते देखा नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल सेट कीजिए। जमशेद साहब टू यू, आप बताइएगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एटलीस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स की जा रही है, ओगरा के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की गई है एज फार एज द रिपोर्ट इज कंसर्न। रिपोर्ट में यही चीजें सामने आई हैं। अब इस पे भी बताइए सर कि क्या किसी को वाकई एक एग्जाम्पल या प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, जैसे कि आरिफ साहब कह रहे हैं कि असल तो दर हकीकत होना ये चाहिए? देखिए, आरिफ साहब वकील हैं और वकील जो है उसे तो मैं समझता हूँ कानूनी ज़ुबान में बात करनी चाहिए। सो निशान इबरत अगर बनाना है तो अदालत ने बनाना है, अगर नहीं बनाना क्योंकि बादशाह तो नहीं है। बेसिक जो बात है कि गवर्नमेंट कर सकती है कि किसी का केस फॉरवर्ड करे और फिर आप कह लें कि उसको रिमूव कर दे ताकि वो आप कह लें कि जो इंक्वायरी है या बाकी कोई चीज़ है वहाँ पे वो असरअंदाज ना हो। सो मैं समझता हूँ कि चूँकि हमारे यहाँ ये फ़िक्रा बोला जाता है तो इसलिए आरिफ साहब बोल रहे हैं, मैं भी बोल जाता हूँ तो कि ये निशान इबरत। लेकिन बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो चूँकि बादशाहत नहीं है तो अवाम की ख्वाहिश होती है कि निशान इबरत बनाया जाए, लेकिन उनको हुकूमत की मजबूरियों को नहीं पता होता कि आज के दौर में किसी को अगर मतलब आपके लिए सजा देनी है तो अदालत ने देनी है, हुकूमत ने रेफर करना है, रेफर करना है। सो मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो ना लेवल जो है SAPM का, SAPM बेसिकली तो अपने वजारत का मिनिस्टर होता है। तो जो मिनिस्टर है उस लेवल मतलब वही टॉप मैन है। अब हर चीज़ की डिटेल प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को या आप कह लें स्पीकर को या चेयरमैन क्या नाम है ये वाला जो क्या नाम है सेनेट, वहाँ तक तो नहीं होती। बेसिकली एक फाइनल अथॉरिटी है मिनिस्टर, जो फेडरल मिनिस्टर जो है ये बेसिकली अपने महकमे की फाइनल अथॉरिटी होता है। उसको अगर रिमूव किया जाए तो मैं समझता हूँ ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि इस तरह की चीज़ें पहली बार हो रही हैं और इस पे इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात है कि निशान इबरत से मुराद यही है कि उसको रिमूव करें और उसका केस फॉरवर्ड कर दें, जो जितना उसका गिल्ट है उस गिल्ट के मुताबिक उसको सजा मिले। ये भी एक इंसाफ का तकाजा है कि जितना गिल्ट है उतनी उसको सजा मिले। लेकिन सर बताया तो ये गया था कि हटाया भी इसलिए ताकि वो रिपोर्ट पे असरअंदाज ना हो। सो नहीं अगर हटा दिया गया तो बाकी सारा जो आप कह लें कि लॉ जो है अपना ड्यू प्रोसेस जो है वो करेगा अगेन। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि जब इकानमी को बड़ी हो जाती है, इकानमी बड़ी मतलब ये 22 करोड़ का मुल्क है। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो जो घर थोड़े खाते पीते हैं वहाँ पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा है या बिजली का बिल ज़्यादा है और किचन का खर्चा कम है।
वहाँ पे आटा, दाल, चीनी जो भी है, इन सारी चीज़ों का खर्चा कम है, और उस घर का बिजली का बिल भी ज़्यादा है, और उस घर का कारों का पेट्रोल का बिल भी ज़्यादा है। सो मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल छोटी सी दूँ आपको कि एनर्जी सेक्टर अमेरिका में 9% है, और जो आप कह लें कि उनकी ज़राअत है वो 0.9% है। सो ये एनर्जी है, ये मुहज़्ज़ब दुनिया में सबसे बड़ा सेक्टर बन जाता है, और बड़े मुल्क में ये बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे किसी आप टॉप पे कोई बंदा थोड़ा सा बिकने वाला लगा दें, जो मैनेज करने वाला लगा दें, तो सबसे पहले तो वहाँ पे कंपनियों के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि उसको उसके घर को 2-4 करोड़ 10 करोड़ उसके घर भेजना। सो ये होता रहा है, कोई 10 करोड़ या 10 अरब या 5 अरब 10 अरब, ये कंपनियों के लिए इशू नहीं होता। जब कार्टलाइजेशन की जो आरफ साहब बात कर रहे थे, कार्टल के लिए करना इशू नहीं होता। जिसे माफिया कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि माफिया बेसिकली हुकूमत की ताकत को इस्तेमाल करते हुए आवाम को एक्सप्लॉइट करता है। तो हुकूमत की ताकत यही होती है कि वो बड्डी बनाता है अपना, हुकूमत के अंदर अपने लोग बड्डी बनाते हैं। करेक्ट, बात यही है। तो वही लिहाजा यहाँ पे पकड़े जाने चाहिए ये लोग, और ये पहली हुकूमत है जो पकड़ रही है। अदरवाइज जो टॉप मैन था जिसका नाम वज़ीर आज़म होता था, वो उसकी कंसिडरेशन जो होती थी, वो आपके लिए कोई अपॉइंटमेंट करते हुए, टॉप अपॉइंटमेंट या जिसे कहते हैं रिच सेक्टर में अपॉइंटमेंट करते हुए, वो ये होती है कि मेरे घर में कितना बन जाएगा, मेरे फिर कितने फ्लैट बनेंगे उससे। अच्छा हैदर साहब का मैं इस पे जरा व्यू मांग लूं, फिर उसके बाद में अगर वक्त ने इजाजत दी, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम की उसी कंटिन्यूटी में हैं, तो जमशेद साहब से इससे पहले जो हम चीनी के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो रेलिवेंटली इफ टाइम अलाउज तो आई लाइक टू नो फ्रॉम जमशेद साहब एज वेल। लेकिन हैदर साहब, पहले ये पेट्रोल क्राइसिस के हवाले से आप बताइएगा, OMCs ओगरा रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है, आपके लिए क्या तकाजा होगा कि आप कहेंगे कि हाँ जी अकाउंटेबिलिटी जो है एटलीस्ट यहाँ पर हुई है? जैसे आरिफ साहब ने एक और बात फरमाई थी कि एटलीस्ट अगर हो रही है और अपनों के खिलाफ हो रही है तो एटलीस्ट उसको ऑपोजिशन एक्नॉलेज करे। मैं जी आरिफ साहब मेरे सीनियर हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, बिल्कुल होनी चाहिए और उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हो रही हो ना। अब वो आपका इशारा शायद जहांगीर तरीन साहब की तरफ है, उनके खिलाफ तो तीनों FIR जो है वो चीनी के ऊपर तो है ही नहीं, उसमें तो शुगर का लफ्ज ही नहीं है। हैदर साहब, शुगर पे मैं आपके कमेंट्स ले चुकी हूँ, जो पहले वाला सेगमेंट था इस पे जरा फरमा दें, OMCs वगैरह पे, जो पेट्रोल क्राइसिस प्लीज, क्योंकि टाइम मेरे पास इसके लिए लिमिटेड है। जी बिल्कुल, मैं OMCs पे यही कहना चाहूंगा कि चीमा साहब को पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि चलें को पॉलिटिकल वर्कर्स का बारी आनी शुरू हुई कि वो SAPM बनना शुरू हुए। देखिए जो वजीर होता है ना, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसलिए होता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि ही इज सपोज्ड टू नो व्हाट इज हैपनिंग अंडर हिज नोज, व्हाट हिज सेक्रेटरी इज डूइंग, व्हाट हिज जॉइंट सेक्रेटरी इज डूइंग, व्हाट हिज एडिशनल सेक्रेटरी इज डूइंग। सिवाय पाकिस्तान स्टेट ऑयल के और शेल ने किसी ने तेल इंपोर्ट नहीं किया। मैं अच्छा हैदर साहब अलाउ में, क्योंकि इसी हवाले से जमशेद साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बता रहे हैं इन हिज कैपेसिटी एज द SAPM, तो जरा जमशेद साहब से जान लूं कि ये चैलेंज जो आपने उनकी तरफ थ्रो किया है वो कैसे देखते हैं? क्या वाकई सिर्फ ये रिपोर्ट शाया होकर रह जाएंगी या फिर वाकई एक्शन होगा? जमशेद साहब, और ये चीनी रिपोर्ट की भी बात हम लोग इससे पहले सेगमेंट में कर चुके हैं बिफोर यू केम इन, तो इससे पहले इस पे भी आप थोड़ा फरमा दें जो मुख्तसर मेरे पास वक्त देखिए बेसिकली आप कह लें कि एक जब तक कोई रिपोर्ट या इंक्वायरी ना सामने आए उस वक्त इल्ज़ामात होते हैं। अच्छा अब हमारी तारीख की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे इल्ज़ामात भी होते थे, सामने वाक़यात भी, वारदातें भी होती थी, लेकिन उस पर कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आती थी। और जब हमने इंक्वायरी रिपोर्टें बनानी शुरू की तो हमारा नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं शाया नहीं होगी, शर्त लगा लेंगे शाया नहीं होगी। अब एक डॉक्यूमेंट आ गया सामने, अब डॉक्यूमेंट आ गया तो हैदर साहब भी भाई हैं, मेरे वकील हैं, आरिफ साहब भी वकील हैं, बहुत सारे वकील, हज़ारों इस वक्त लाखों वकील सुन रहे हैं। सो मैं समझता हूँ अदालतें भी मौजूद हैं, वकला भी मौजूद हैं, रिपोर्ट भी मौजूद है। जहाँ आपको लगता है कि फ़लाँ जज साहब जो हैं वो लिहाज नहीं करेंगे, फ़लाँ जज साहब ज़्यादा ईमानदार हैं, वहाँ लेके चले रिपोर्ट चले जाए। हाँ रिपोर्ट, ठीक है। तो ये एक आप कह लें कि डॉक्यूमेंट आ गया, और मुझे ये नहीं सिर्फ मैं कुछ चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं इसे अप्रीशिएट कर रहा हूँ, मैं आपको मैं चाहता हूँ कि आप ले जाएँ, ठीक है, लेके जाएं ताकि ये इस मुआशरे में सफाई हो यहाँ पे, और इबरत का निशान जिसे कहते हैं इस तरह बनना है लोगों ने। ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म पकड़े और साथ वो जलाद खड़ा हो, उसके बाद तलवार हो, वो दौर गुजर गया। ये इस वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है, इससे पहले के पास भी शायद इख्तियार नहीं था। सो ये है इशू बेसिकली। सो मैं समझता हूँ कि इसको अदालत लेके जाना चाहिए, और जो PTA की गवर्नमेंट है, और मैं अपनी कैपेसिटी में भी और PTA की गवर्नमेंट भी जो है आपको अप्रिशिएट करेगी, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी वो भी आपको मिलेंगी। चीनी के वाले से भी बता दें, उन्होंने कहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब पे FIRs वगैरह हैं उनमें तो कोई तस्करा ही नहीं है चीनी क्राइसिस का।
मेरे ख्याल है सारा आप कह लें अगर अगर चीज़ें दो हैं तो मतलब इन हाउस बाइंग की थी या परचेजिंग की थी, वो एक अलग है, मनी लॉन्ड्रिंग अलग है और चीनी का अलग है। सो तीनों चीज़ें ही मौजूद हैं। सो मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक फैसला होना है। ठीक है, तो ठीक है। कानून मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे, और इसमें स्पेशली ये था कि हमारी गवर्नमेंट को पीपल नून लीग स्पेशली जहांगीर तरीन साहब का नाम लेके हमारी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाती रही कि ट्रांसपेरेंट, आप कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ये ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब इनके हाँ। साथ हैं। और जिस दिन से जहांगीर तरीन साहब थोड़े से आप कह लें कि इशू बना है, उस दिन से सरपरस्ती करने की उनकी कोशिश कर रही है। सो उनके मैं सपोर्ट समझता हूँ कि में। इतनी ठीक है। इतनी आप कह लें रोशनी में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें ना किया करें कि आपका सारा स्टांस वहाँ मौजूद है कि आपने ठीक हमारे है, राइट लिए जमशेद एक साहब, अच्छे मेरे पास आदमी को ताना बना दिया। अब उस आदमी को जिसको ताना बनाया, आज उसे उसी के आप खिलाफ अगर हो रहा उसी है की तो ठीक सरपरस्ती है। आप कर रहे हैं। ठीक है, नून लीग का तो खैर कोई है नहीं वैसे एज नुमाइंदा, लेकिन आरिफ साहब कुछ आखिरी जुमला ऐड मुझे करना चाह रहे फौरी हैं, फिर मैं तौर वाइंड पर अप ये करूँ। वजाहत करना है कि जो निशान इबरत के लफ्ज पे मेरे भाई ने कहा है, मैं जरा इन्हें बता दूं कि दुनिया में जहां रूल ऑफ लॉ का बहुत गलगला है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। वहां लेडी हमजने का केस इतना मशहूर है हैदर साहब कि सारी दुनिया जानती है कि जब वो औरत थी जिसने कहा था कि स्मॉल पीपल पे टैक्सेस, और शी वाज नोन टू बी क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस, और उनके कितनी दुनिया में अमीर तरीन वो लोग थे। सही, जब राइट। सजा सुनाई गई तो उसकी चीखें सुनाई गई, और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर ये बता रहा था कि स्मॉल पीपल पे टैक्सेस एंड वी हैव सेट एन एग्जांपल आउट ऑफ यू। तो अदालतें ही फैसले करेगी, लेकिन उसके लिए आप केस अच्छे बनाकर, अच्छे Prosecution, प्रोसिक्यूटर yes, जाकर, ठीक अच्छी है। अदालतें देकर उसमें फैसले सुनाए तो लोगों को पता चलेगा कि जनाब ये ठीक है। निशान इबरत बन रहे हैं। राइट नाजरीन, बिल्कुल मेरे पास शार्प एंडिंग का वक्त है, और थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। हमारे साथ यहाँ जमशेद इकबाल चीमा साहब थे, आरिफ चौधरी साहब, जनाब बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया था, उस्मान सईद बसरा साहब ने भी हमारा इनिशियली साथ दिया। थैंक यू वंस अगेन टू एवरीवन। नाजरीन आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।